Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the sixth poem from our English book First Flight, Amanda, which is written by Robin Klein. So let's start with the poet first, Robin Klein. He was born on 28th Feb 1936 in Kempsey, New South Wales, Australia. He wrote more than 40 books. He left school in the age of 15 and did several jobs established as a writer. So let's talk about the poem Amanda. अमांडा जो पोएम है, ये अमांडा सबसे पहले तो शी इज़ अ गर्ल, और ये एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही रिबेलियस हो गई है। ये बिल्कुल टीनेज टाइम पर है अभी, और अभी इसकी जब होता है ऐसा, नॉर्मली भी हम सबके साथ में ऐसा हुआ है, जब हम टीनेज में होते हैं तो हमें कोई डांटे, हमें कोई कुछ बोले या हमें कोई कुछ समझाए, हमें अच्छा नहीं लगता है। हम बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं, हमें अपने पेरेंट्स तक की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें लगता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं या वो हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। सो ये चीज़ें हम सबके साथ नहीं हुई, आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कभी कभी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आज हम अमांडा के थ्रू एक मतलब ऑब्वियसली जो टीनेज टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनका माइंड स्टेट क्या होता है, वो क्या चीज़ें चाहते हैं, वो क्या चीज़ें सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम अमांडा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब क्या होता है यहाँ पर आप समझ रहे हो कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, दैट मीन्स कि ये चीज़ें अमांडा नहीं बोल रही है, अमांडा को कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और ये उसकी मदर है अमांडा की, जो उसको समझाती है कि अमांडा ये मत करो या वो मत करो। जो चीज़ें ऑब्वियसली जो बैड हैबिट्स होते हैं हमें हमेशा हमारे बड़े समझाते हैं, हमारी बड़ी सिस्टर हमें समझाती है, हमारी मदर हमें समझाती है, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं। सो वही चीज़ जो है अमांडा की जो मदर है वो उसे वही चीज़ सिखाती हैं कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बाइट मत करो, जो कि एक बैड हैबिट है, हम सभी को पता है ये चीज़। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अब यहाँ पर हंच का मतलब क्या है? हंच का मतलब है टू बेंड द अपर पार्ट फॉरवर्ड, मतलब जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है उसको फॉरवर्ड, जिस तरह से मतलब कुबड़ निकाल के बैठना हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो अमांडा है वो क्या करती है, वो अपने जो अपर पार्ट है, जिससे बॉडी पोस्चर खराब होता है। सबसे पहली चीज़, आप स्मार्ट नहीं दिखते हो, ऐसे आप लगते हैं बहुत लेजी से हो या फिर आप बहुत डम हो, आपका बॉडी पोस्चर ही चीज़ें बताता है उस टाइम पे जब आप हंच करके बैठते हो या चलते हो। और दूसरी चीज़, उससे आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो जो उसकी मदर है वो उसको बोलते हैं कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, वैसे हंच करके मत बैठो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। अब स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? टू मूव लेजीली, मतलब धीरे धीरे घूमना, कोई भी चीज़ को बहुत लेजीली, बहुत ही ज़्यादा मतलब आलसी तरीके से कुछ भी करना है, चलना है, उस तरह से बोल रही है अब उसकी मदद। तो कहती है डोंट स्टॉप स्लाउचिंग, मतलब कि स्टॉप स्लाउचिंग, अब तुम ये सब जो भी तुम कर रही हो, बहुत लेजीली चल रही हो या कुछ भी कर रही हो, इसको बंद करो, सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ। तो उसकी मदर क्या है, उसको अच्छी चीज़ें सिखा रही है, उसको बोलती है कि ये चीज़ मत करो और ये चीज़ करो। तो यहाँ पर उसकी मदर उसे चीज़ें बताती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें जब उसकी मदर उसको बोलती हैं या उसकी मदर उसे बताती हैं तो इस पर अमांडा क्या रिप्लाई करती है या फिर वो रिप्लाई करती नहीं है, वो क्या चीज़ें सोचती हैं, वो क्या चीज़ें चाहती है। तो इसके बाद क्या होता है, देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टली, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब यहाँ पर क्या होता है, देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। सो लैंग्वेड मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, एमरल्ड मतलब ब्राइट ग्रीन कलर, बहुत ही जो ब्राइटेस्ट मतलब वर्जन होता है ग्रीन का, उसको एमरल्ड बोला जाता है। सो यहाँ पर वो बोलती है कि वो ऐसा सोचती है, वो ऐसा एज्यूम करती है कि काश ऐसा हो कि एक एमरल्ड सी हो, मतलब ब्राइट ग्रीन कलर का सी हो, समुद्र हो, और वो बहुत ही रिलैक्सिंग सा माहौल हो, वहाँ पे कोई भी नहीं हो, वहाँ पर सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, सोल मतलब द ओनली इनहेबिटेंट। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर कोई भी नहीं हो, ओनली ह्यूमन बीइंग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अ मर्मेड, अ मर्मेड क्या है, ये एक इमेजिनरी क्रिएचर है जिसमें क्या होता है, अ वुमेन विद द टेल ऑफ अ फिश। आपको क्या कहते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग में, अ वुमेन विद टेल ऑफ अ फिश, मतलब जिसका अपर बॉडी पार्ट जो होता है वो बिल्कुल वुमेन जैसा होता है, लेकिन उसका जो लोअर बॉडी पार्ट होता है वो बिल्कुल फिश जैसा होता है। तो वो एक इमेजिनरी क्रिएचर है। तो वो सोचती है काश मैं एक मर्मेड हूँ और एक एमरल्ड
सी पर बैठी हुई हूँ, बिल्कुल रिलैक्सिंग सा माहौल हो, वहाँ पर कोई भी नहीं हो मेरे अलावा, और मैं एकदम शांति से बैठी हूँ वहाँ पे, बिल्कुल हैप्पीली, कुछ ना हो वहाँ पे। सो वो ये चीज़ें सोचती है कि वहाँ मुझे कोई चाहिए नहीं अपने आसपास, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे इंस्ट्रक्ट करे। सो इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद उसकी मदर बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब यहाँ पर उसकी मदर फिर से उससे कुछ पूछ रही हैं, जो चीज़ें उन्होंने उसे पहले से कही हुई थी करने के लिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? उसकी मदर उससे पूछती है कि अमांडा, हमारी बात हुई थी कि तुम अपना होमवर्क करोगी, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अब उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने रूम को क्लीन कर लिया है, बहुत गंदा कर रखा था तुमने उसे क्लीन किया? देन उसकी मदर अगेन बोलती है, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब वो यहाँ पर फिर बोलती हैं, कहती हैं कि अमांडा, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने क्लीन कर लेना शूज़ को, क्या तुमने अपने शूज़ को क्लीन किया? सो ये सब चीज़ें अगेन उसकी जो मदर हैं वो उससे पूछती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि अमांडा जो है वो अभी बहुत रिबेलियस है, लेकिन वो आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने और वो अपने सारे काम करना सीख जाए, वो सारी बैड हैबिट्स को छोड़ दे। सो वो उनसे ये सब सवाल करती हैं। देन अगेन अमांडा क्या सोचती है, वो क्या रिप्लाई करती है, या उसका माइंड क्या, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं। अमांडा बोलती है, I am an orphan roaming the street. I pat in soft dust with hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब वो यहाँ पर कहती है, काश मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, जिसका कोई भी नहीं होता। तो वो सोचती है, काश मैं ऑर्फन होती और मैं स्ट्रीट्स पे घूम रही होती, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, मुझे कोई कुछ रोकने वाला नहीं होता, टोकने वाला नहीं होता। आई पैट इन सॉफ्ट डस्ट विद माई हशड बेयर फीट। मैं अपने नंगे पैरों से डस्ट पे मतलब ऐसे घूम रही होती, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो लड़की कितनी ज़्यादा रिबेलियस हो गई है, वो कितनी ज़्यादा परेशान है। वो मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड कहता है कि काश मेरे पेरेंट्स ही नहीं हो। उसको अपनी मदर अच्छी नहीं लगती है, उसको लगता है कि मेरी मदर जो है मुझे हमेशा डांटती रहती है या मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, मुझे समझाती रहती हैं, पर मुझे समझना नहीं है। वो सोचती है कि मुझे परेशान करती हैं वो बार बार कुछ ना कुछ बोल के, इसलिए वो कहती है काश मेरे पेरेंट्स ही नहीं होते। सो उसका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ तक पहुँच गया है और वो कहती काश मैं कैसे, मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं होते, मैं अपना आराम से स्ट्रीट्स पे घूम रही होती, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, काश ऐसा होता। और फिर आगे से वो बोलती है द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो वो कहती है फ्रीडम, उसको फ्रीडम चाहिए और उसको साइलेंस चाहिए, उसे नहीं चाहिए कि कोई बार बार आए और उसको रोके टोके। तो वो कहती है कि साइलेंस जो है वो गोल्डन है मेरे लिए, क्या है, गोल्ड है साइलेंस, और फ्रीडम मेरे लिए स्वीट है। फ्रीडम से अच्छा और हैप्पीएस्ट चीज़ मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तो वो ये सब चीज़ें सोचती है। देन अगेन उसकी मदर उसको क्या बोलती हैं, उसके बाद उसकी मदर कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब उसकी मदर उससे कुछ पूछती हैं या उसको बताती हैं या उसे किस काम करने से मना करती हैं। तो देन अगेन अमांडा पहले सोचती है कि मैं काश एक एमरल्ड सी में होती, मैं एक मर्मेड होती और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। फिर अब वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन ही होती, मेरे कोई पेरेंट्स ही नहीं होते, तो मैं आराम से अपना कुछ भी करती, मेरे को फ्रीडम होती कुछ भी करने की और मेरे आसपास साइलेंस होता, मुझे कोई कुछ कहता नहीं। सो अब उसकी मदर उसे पूछती हैं, उसकी मदर उसे कहती हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, कि तुम ये चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, तो उसकी मदर उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हें एक्ने हुआ था, पिंपल था, तुम्हें वो याद है, क्योंकि जब ऑयली स्किन होती है उस पर अगर आप चॉकलेट खाओ तो काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं। तो उसकी मदर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें अपना एक्ने याद है, तो चॉकलेट मत खाओ, नहीं तो ये तुम्हें आगे चल के परेशान करेगा। फिर उसकी मदर उससे कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। क्योंकि वो क्या करती है, वो इग्नोर करती है, वो सोचती है कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं देखना उस तरफ, या मुझे अपनी मदर की बात नहीं सुननी है, तो इसलिए वो उनकी तरफ देखती ही नहीं है, वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उनको इग्नोर करती है। इसलिए उसकी मदर कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ देखो। सो इस तरह से उसकी मदर उसको बोलती हैं। देन उसके बाद अमांडा क्या सोचती है, वो कहती है आई एम रिपेंजिल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर।
अच्छा, तो यहाँ पर अमांडा क्या कहती है, वो यहाँ पर खुद को रेपुंजल से जो है वो कंपेयर करती है। वो कंपेयर भी नहीं करती, वो सोचती है कि काश मैं रेपुंजल होती। और रेपुंजल क्या है, वो एक जर्मन फेरी टेल है जो हमने काफ़ी सारे आपने देखी होगी ऑब्वियसली। वो पूरा मतलब जो एक फेरी टेल है जिसमें क्या होता है कि वो जो रेपुंजल है उसके बहुत ही लॉन्ग हेयर होते हैं और उसको एक मतलब एक जादूगरनी होती है जिसने उसको अपने पास छुपा के रखा होता है। और वो क्या करती है, वो बहुत ही ऊपर एक मतलब एक तरह से बहुत ही ऊपर रहती है वो पहाड़ों में। और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, जब भी वो जो जादूगरनी है जब भी उसको आना होता है तो वो उसके लॉन्ग हेयर का सहारा लेके अपने कैस्टल में जाती है। सो वो कहती है कि काश मैं रेपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो वो कहती है कि काश मैं रेपुंजल होती, और मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर जिस टावर पे वो रहती थी इतने बड़े, मैं तो कभी भी आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। तो वो कहती है कि वो जो रेपुंजल थी उसने तो उस जादूगरनी को ऊपर बुलाने के लिए उस टावर से अपने गोल्डन मतलब जो उसके ब्राइट हेयर्स थे वो उसका सहारा लेकर ऊपर आती थी। कहती है अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं कभी भी उस जादूगरनी को ऊपर आने ही नहीं देती, मैं उसको वहाँ नीचे ही छोड़ देती, मैं अपने ब्राइट हेयर्स को कभी भी नीचे नहीं फेंकती, मैं उस जगह पर बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा शांति से रहती। तो फिर इसके बाद में तो इसी तरह से वो बात करती है। देन वो कहती है लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो यहाँ पर क्या बोलती है, ट्रैंक्विल मीन्स काम। वो कहते हैं यहाँ पर जो लाइफ होगी, जो यहाँ की लाइफ होगी, उस टावर पे कोई नहीं होगा मुझे सताने वाला, और ऊपर से वो जो जादूगरनी होगी उसको मैं ऊपर नहीं बुलाऊंगी। तो वो कहते हैं कि लाइफ वहाँ पर बहुत ही अच्छी चलेगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। देन अगेन उसकी मदर उसे कुछ कहती हैं। उसकी मदर कहती हैं Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर क्या कहती हैं उसको, वो कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का मतलब होता है टू बी अपसेट और सैड। हमेशा तुम ये जो अपना मुंह बनाकर घूमती हो, हमेशा जो तुम हमेशा सैड रहती हो, इतना परेशान रहती हो, तो ये सब करना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तो उसकी मदर कहती है तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा मूडी रहती हो, तुम कभी किसी से बात नहीं करती हो, तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं करती हो, तुम इग्नोर करती हो, तुम्हारा मूड होता है तो तुम बात करती हो और ना तुम बात नहीं करती हो। तो उनकी मदर कहती हैं कि पहले तो ये सल्क करना बंद करो, इतना सैड रहना, इतना अपसेट रहना बंद करो, और तुम हमेशा से बहुत ज़्यादा मूडी हो, तो इतना मूडी होना भी अच्छा नहीं होता है। देन वो कहती हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। देन वो कहती हैं कि जिस तरह की हरकतें तुम करती हो, तुम हमेशा परेशान रहती हो, हमेशा तुम बहुत मूडी रहती हो, हमेशा तुम अपसेट रहती हो, तो कोई भी जो देखेगा वो सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें नैग करती हूँ, मतलब मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ अमांडा। सो यहीं पर ये जो पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। उसकी मदर जो है उसको बार बार समझाती हैं, उसको बोलती है, और एंड में जाके वो उसको अपना पार्ट भी क्लियर करती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हो, तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, और जिस तरह से तुम बिहेव करती हो कि सबको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम्हें हमेशा टोकती रहती हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा से सिर्फ अच्छी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। यहीं पे जो हमारी पोएम है ये ख़त्म हो जाती है। देन हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम में यूज़ हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। राइमिंग स्कीम क्या है स्टैंजा की? स्टैंजा 1, स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 5 में ए राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है, क्योंकि आप तीनों स्टैंजाज में देखोगे लास्ट वर्ड जो है वो अमांडा, अमांडा और अमांडा है। और उसके अलावा स्टैंजा नंबर 4, 2, 4 और 6 की जो राइमिंग स्कीम है वो है सी सी सी। सो ये टोटल जो है ये राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। इसके बाद जो इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस और जो यूज़ हुए हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमने पहले भी बात किया। एलिट्रेशन यूज़ होता है जब कोई भी जो कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्जिक्यूटिवली दो मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो एक ही लाइन में बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ होता है। सो बात करते हैं एलिट्रेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है हमारी पोएम में। सबसे पहले तो एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है पोएम की स्टार्टिंग की 3rd लाइन में ही, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। हमने बात की एलिट्रेशन यूज़ होता है जब भी कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, मतलब कि कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली प्लेस होते हैं, तो उसका साउंड सिमिलर होगा। जैसे कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट, यहाँ पर एस
स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस और सिट का एस स्टार्टिंग में है, कॉन्सोनेंट है और इनका साउंड जो है वो सेम है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। वैसे ही हमारी पोएम में 2-3 जगह पर ऑल एलिट्रेशन यूज हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा जो लिटरेरी डिवाइस है उसका यूज होता है। जैसे कि हमारी पोएम की स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट 2 लाइंस है वो स्टार्ट होती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, ये डोंट दोनों ही जो आपकी कॉन्जिक्यूटिव लाइंस हैं इनके बिल्कुल स्टार्टिंग में है, यहाँ पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। दोनों ही डोंट एनाफोरा का एग्जाम्पल है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस जो यूज होता है वो है एसोनेंस। एसोनेंस कब यूज होता है, जब कोई भी जो साउंड है, मतलब जो भी वॉवल साउंड, कोई भी जो वॉवल साउंड है वो बार बार यूज होता है एक ही लाइन के अंदर, कभी वर्ड की स्टार्टिंग में, कभी वर्ड के एंड में या कभी वर्ड की मिड में। जब है कोई भी वॉवल साउंड ए ई आई ओ यू जब यूज होता है उसके लिए एसोनेंस वर्ड यूज किया जाता है। सो बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टैंजा की, जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है उसी की जो सेकेंड लाइन है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ओ साउंड है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, ओ इज अ वॉवल और वो बहुत प्रोमिनेंट है, उसका साउंड डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। तो यहाँ पर जो है ओ साउंड बार बार प्रोनाउंस किया जा रहा है, यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। इसके बाद जो हमारा सबसे मेन लिटरेरी डिवाइस है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन की हमने कई बार बात की है। रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस यूज होता है जब हम किसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी चीज़ पे प्रेशर डालना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि कोई पर्सन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझे और उसको समझ पाए, उसको रेफर करना चाहते हैं उस चीज़ को। जैसे हम देखते हैं हमारी पोएम के अंदर पैरा नंबर 1, 3, 5 और 7 सब में जो है अमांडा वर्ड यूज हुआ है बार बार। तो यहाँ पर कौन से लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है, रेपिटेशन का। यहाँ पर पोएट जो है वो किसको एम्फेसाइज करता है, वो बार बार किसको प्रेशर करता है, वो अमांडा, बार बार वो अमांडा बोलता है, क्योंकि उसकी जो वो बताना चाहता है कि अब रिबेलियस कौन है, वो अमांडा है। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है पूरा ये अमांडा का ही है, जो चीज़ों को समझना नहीं चाहती है और जो अपने पेरेंट्स को भी जब वो उसे डांटते हैं तो इवन अब उसको अपनी मदर या अपने पेरेंट्स भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर। मेटाफर यूज होता है जब हम किसी चीज़ में इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, जब हम दिखाना लाइक या एज यूज किए बिना हम एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन किसी चीज़ के अंदर शो करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मेटाफर। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 4th पैराग्राफ में, जहाँ पर अमांडा कहती है आई एम एन ऑर्फन, जहाँ पे वो कहती है कि मुझे ऑर्फन होना चाहिए था ताकि मुझे कोई रोकता नहीं या मुझे कोई टोकता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं जो लास्ट लाइन है द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर पोएट ने कहा है साइलेंट गोल्डन है, साइलेंस बिल्कुल गोल्ड की तरह है, तो वो उसको कंपेयर कर रहा है साइलेंस को गोल्डन से, और फ्रीडम इज स्वीट, तो वो यहाँ पर फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर करते हैं कि फ्रीडम जो है वो स्वीट है। तो यहाँ पर हमें मेटाफर का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा एक लिटरेरी डिवाइस जो यूज होता है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस यूज होता है अगेन जैसे एसोनेंस यूज होता है किसी भी एक ही लाइन के अंदर जब सेम साउंड जो है कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर वॉवल साउंड होता है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो वर्ड की स्टार्टिंग में, एंड में या मिड में जब बार बार यूज होता है सिमिलर लाइन के अंदर, तो वहाँ पर किसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वहाँ पर हमें कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे कि कॉन्सोनेंस यहाँ पर यूज हुआ है हमारे पैरा नंबर 6 में, जहाँ पर अमांडा कहती है कि मुझे क्या होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था एक रेपुंजल, मुझे एक फेरी होना चाहिए था। ये वो इस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करती है, इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करती है। उसी लाइन में, उसकी 3rd लाइन में हम देखते हैं आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। अब इसमें हम देखते हैं कि जो आर साउंड है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। आर जो है वो एक कॉन्सोनेंट लेटर है, और ये जो साउंड है ये हमें पूरी लाइन के अंदर सर्टेनली नेवर ब्राइट हेयर, यहाँ पर आर साउंड बार बार देखने को मिलता है, बहुत ही प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पर यूज हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड। इसके बाद एक और जो लिटरेरी डिवाइस है जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज हुआ है वो है एल्यूजन। एल्यूजन यूज होता है, एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस यूज होता है जब हमें किसी चीज़
वेल नोन पर्सनालिटी को हम रेफर करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पोएम में देखा, मर्मेड का एग्जाम्पल दिया गया कि जो अमांडा है वो चाहती है कि मैं एक मर्मेड हूँ। उसको मर्मेड के बारे में कैसे पता है? क्योंकि मर्मेड एक वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर है, उसको पता है कि मर्मेड होती है एक, और वो बहुत ही फेमस एक तरह से क्रिएचर है। तो मर्मेड एल्यूजन यहाँ पर यूज़ किया गया है, जहाँ पर मर्मेड का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है एल्यूजन, जहाँ पर एक वेल नोन पर्सनालिटी की बात की गई है। ऐसे ही एक और वेल नोन पर्सनालिटी की बात की गई है, एक इमेजिनरी क्रिएचर की, जो है रेपुंज़ल, जिसकी हमने बात की थी कि ये एक जर्मनी फेरी टेल है। इसके बारे में बात हुई थी कि वो सोचती है कि मुझे तो रेपुंज़ल होना चाहिए था, जिसके ब्राइट हेयर्स थे, जो कि एक बहुत ऊंचे से एक टावर पे, एक बहुत पहाड़ियों के पास में रहती थी। तो जिसके बारे में वो एक बहुत ही वेल नोन टेल है, इसीलिए अमांडा को उसके बारे में पता है। और पोएट ने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पर, एल्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम, जिसमें हमने वर्ड मीनिंग्स किए हैं, जिसमें हमने लिटरेरी डिवाइसेस किए हैं, हमने लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग्स किए हैं। इसके अलावा हमने पोएम के बारे जितना भी मतलब पोएट के बारे में भी हमने इसमें बात की है। So I hope you understand the poem and you will be able to answer each and every question from this poem. And whatever the points I have cleared here are well discussed in our DNA guides. So for more updates, for more videos, just like and subscribe our channel. Thank you so much.